हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10.2 हमारा द मनी मार्केट एंड द एलएम कर्व। तो इससे लास्ट पार्ट में हमने अपनी गुड्स की मार्केट को समझा था। हमारा 10.1 में हमने अपनी गुड्स की मार्केट को स्टडी करा था। गुड्स की मार्केट में बेसिकली हमने क्या देखा था कि हमारी गुड्स की मार्केट कब इक्विलिब्रियम पर होती है, और जब जब वो इक्विलिब्रियम पर होती है तो उससे हम अपने आईएस कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। सेम हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि हमारी मनी मार्केट में जब जब हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होगी तो उससे हम अपने एलएम कर्व को ड्राइव करना यहाँ पर सीखेंगे। अगर हम बात करते हैं एलएम कर्व की, तो हमारा एलएम कर्व जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एलएम स्केड्यूल है वो बेसिकली क्या शो करता है अपने कर्व पर, वो हमारे इंटरेस्ट रेट और हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के कॉम्बिनेशंस को शो करता है। अगर हमें याद होगा आईएस कर्व का, अगर हमें आईएस कर्व याद होगा तो हमारा जो आईएस कर्व है वो भी हमारे इंटरेस्ट रेट और हमारे लेवल ऑफ आउटपुट के कॉम्बिनेशंस को शो करता है ना। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। और यहाँ पर हमारा जो एलएम कर्व है वो भी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को शो करता है। बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपने आईएस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग देखा था, जो कि शो करता था कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। यहाँ पर एलएम में हम देखेंगे कि हमारा जो एलएम का कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, और वो कैसा रिलेशन शो करेगा, इंटरेस्ट रेट और लेवल ऑफ आउटपुट के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन को शो करेगा। ये इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस है जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैं बस अभी इंट्रोडक्शन के लिए समझा रही हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने आईएस की, तो हम अपने आईएस को कहाँ पर अचीव करते हैं, गुड्स की मार्केट में। और वहाँ पे हम जो ये कॉम्बिनेशन देखते हैं इन दोनों के बीच में, वो कब देखते हैं, जब हमारा ए डी इक्वल होता है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, या फिर हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम के बीच में। यहाँ पर जब हम इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे अपने एलएम में, एलएम कर्व में, तो हम उसको कब स्टडी करेंगे, जब हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होगी। तो यहाँ पर जो ये हम इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करेंगे वो हम कब, किस तरीके से शो करेंगे, जब हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होगी, जब हमारी मनी की डिमांड एग्जैक्टली इक्वल होगी हमारी मनी के सप्लाई के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गुड्स की मार्केट हमने कम्प्लीटली अपने लास्ट पार्ट में कवर करी थी। इस पार्ट में हम मनी की मार्केट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगनिंग से। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम की, तो हम देखेंगे कि हमारा जो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है वो कब अचीव होगा, जब हमारी मनी डिमांड एग्जैक्टली इक्वल होगी मनी की सप्लाई के, तब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो अचीव होगा। और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट के थ्रू हम अपने एलएम कर्व को जो है यहाँ पर ड्राइव करना सीखेंगे, जो कि क्या शो करता है, किसके बीच का कॉम्बिनेशन और रिलेशन को शो करता है, हमारे इंटरेस्ट रेट और हमारे लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम के बीच के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई से। अगर हम बात करते हैं अपनी मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई की, तो यहाँ पर हम अपनी इस चैप्टर में बात करेंगे कि अगर हम डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं, अगर डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है कि लोग कितने डिमांड कर रहे हैं मनी की अपने पास होल्ड करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, ताकि वो यूज़ कर सकें उन्हें अपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिमांड फॉर मनी की चैप्टर में, तो हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी रियल मनी बैलेंस की। और सेम अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अपने चैप्टर में सप्लाई फॉर मनी की, तो उसमें अगेन हम अपनी रियल मनी की बैलेंस की बात करेंगे। हमारी जो सप्लाई होगी वो अगेन रियल मनी बैलेंस की होगी। यहाँ पर हम रियल मनी बैलेंस क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की, तो डिमांड फॉर मनी जो लोग अपने पास होल्ड करना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो लोग अपने पास होल्ड करते हैं तो वो अपने ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए करते हैं। और यहाँ पर हमारे ट्रांजैक्शन पर्पस पर जो हम अपने पास मनी को होल्ड करते हैं वो एक तरीके से नॉमिनल बैलेंस होता है। नॉमिनल बैलेंस, या फिर हम बोल सकते हैं नॉमिनल मनी बैलेंस।
तो ये नॉमिनल मनी बैलेंस बेसिकली क्या है, वो जिसमें हमने अपने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा। तो यहाँ पे इसका बेसिकली क्या मतलब है, अगर हम बात करते हैं रियल मनी की, तो रियल, जब भी हम रियल की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कि हमने अपने इन्फ्लेशन को कंसीडर करा हुआ है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉमिनल की, तो उसमें हम अपने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करते, उसको एडजस्ट कर कर नहीं चलते। यहाँ पे हम अगर बात करते हैं अपने रियल मनी बैलेंस की, कि यहाँ पे मैं अपनी रियल मनी बैलेंस को क्यों ले रही हूँ, नॉमिनल को क्यों नहीं ले रही, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, अगर हम नॉमिनल मनी बैलेंस को लेंगे तो उसमें हमारा इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लेट सपोज अगर हमारे प्राइजेस 10% से इंक्रीज हो गए, ओके, हम कुछ मनी को होल्ड कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारे प्राइजेस जो है वो 10% से बढ़ गए, महंगाई जो है वो 10% से बढ़ गई, तो उस केस में हमारा जो नॉमिनल मनी बैलेंस होगा, जो हम अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं, उसको भी अब हमें 10% से इंक्रीज करना होगा, है ना, उसको भी हमें 10% से इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो प्राइजेज हैं वो 10% से इंक्रीज हो गए, अब यहाँ पर मैं अपने पास कुछ ना कुछ मनी को होल्ड करके रखती थी, जो मेरी डिमांड फॉर मनी थी उसको मैं कुछ ना कुछ होल्ड करके रखती थी अपने पास ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। जैसे हमने अपने चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि अगर मैं सोच के रखती हूँ कि देखो मेरे महीनों में इतने खर्चे हो रहे हैं, वो मैंने अपना कैलकुलेट करा और अपने पास डिमांड फॉर मनी को होल्ड करके रखा, जितने भी मेरे ट्रांजैक्शन में खर्चे होंगे इस पूरे महीने में, उतने मैंने अपने पास मनी को होल्ड करके रखा, वो मेरी डिमांड फॉर मनी है। अगर मैं उसे नॉमिनल मनी को लेती हूँ, मेरी नॉमिनल मनी है वो, तो उसमें मतलब मैंने अपने लेवल ऑफ प्राइस को एडजस्ट नहीं करा, उसमें मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करा। तो उस केस में अगर मेरी महंगाई बढ़ जाती है, प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो मुझे अपनी नॉमिनल मनी को भी इंक्रीज करना पड़ता है 10% से, क्योंकि जो मेरे खर्चे हो रहे हैं अब उनके प्राइजेस बढ़ गए, तो मुझे अब अपने पास ज़्यादा मनी को होल्ड करके रखना पड़ेगा ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, मुझे और मनी की जो है नीड पड़ेगी, क्योंकि 10% से प्राइस बढ़ गए, तो हमें अब अपने ट्रांजैक्शन के लिए जो मनी को हम होल्ड करके रख रहे हैं उसको भी 10% से इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी नॉमिनल मनी की बात ही नहीं करते हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पर जिस डिमांड फॉर मनी की बात करके रख रहे हैं कि जो हम होल्ड कर कर रखेंगे वो हमारी रियल मनी होगी, मतलब कि उसमें हम अपने इन्फ्लेशन को ऑलरेडी एडजस्ट करके चल रहे हैं, कंसीडर कर कर चल रहे हैं। ओके, सेम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सप्लाई फॉर मनी की, तो हमें पता है कि सप्लाई फॉर मनी अगेन हमारी नॉमिनल भी हो सकती है और हमारी रियल भी हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं नॉमिनल मनी सप्लाई, तो नॉमिनल मनी सप्लाई क्या है अगेन, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट ही नहीं करा। नॉमिनल मनी सप्लाई को कौन सप्लाई करता है, हमारे सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो इकोनॉमी के अंदर नोट प्रिंट कर कर डाल देती है, सप्लाई को इंक्रीज कर देती है इकोनॉमी के अंदर, वो हमारी नॉमिनल बैलेंस होता है, नॉमिनल मनी का बैलेंस होता है, नॉमिनल सप्लाई होती है। लेकिन जो हमारी सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज करती है, उस पर प्राइस लेवल तो एडजस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर हम जो मनी सप्लाई की बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर, हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी रियल मनी की, और रियल मनी को हम यहाँ पे कैसे एडजस्ट करके चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी आरबीआई ने क्या मनी सप्लाई करी है, तो उसको हमने ये ले लिया और उससे हम डिवाइड कर देते हैं हमारे जर्नल प्राइस लेवल को, जो भी हमारा जर्नल प्राइस लेवल है इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं और ये हमारा किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पर जब भी हम अपनी मनी सप्लाई को डिवाइड कर देंगे प्राइस लेवल से, तो हमारा जो है रियल मनी का बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अगर हम बात करते हैं रियल मनी की, हमारी डिमांड फॉर रियल मनी एंड हमारी सप्लाई फॉर रियल मनी, तो हमारी बेसिकली सप्लाई फॉर रियल मनी क्या होती है कि जो हमारे आरबीआई ने इकोनॉमी के अंदर सारी टोटल मनी सप्लाई करके डाली हुई है, प्रिंट करके डाली हुई है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं अपने जर्नल प्राइस लेवल को, तो हमारा जो है रियल मनी का बैलेंस आ जाता है, हमारी रियल मनी सप्लाई आ जाती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिमांड फॉर मनी की, डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस की, तो उसका हम फंक्शन शो करते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी डिमांड फॉर
रियल मनी बैलेंस है, मतलब कि वो डिमांड जो लोग कर रहे हैं मनी की अपने पास पैसों को होल्ड करने के लिए। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सप्लाई फॉर मनी, इसमें हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर टोटल कितनी सप्लाई फॉर मनी है, रियल मनी है, जिसमें हमारा ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है, जो प्राइस लेवल है, वो एडजस्ट हुआ पड़ा है। ओके, तो यहाँ पर अब हम इन दोनों को एक बार डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद हम अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे। सो द डिमांड फॉर मनी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी की, तो हम बात करते हैं रियल मनी बैलेंस की, कि हमारे रियल मनी बैलेंस की कितनी डिमांड है, जिसमें हम ऑलरेडी प्राइस को एडजस्ट कर कर चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर रियल मनी, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। और वो किसके इक्वल होता है, उसका जो फंक्शन है वो हमारा किसके इक्वल होता है, इस पूरे टर्म के। तो इन टर्म्स को हम एक एक बारी से समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो स्मॉल आई है वो तो हमारे इंटरेस्ट रेट को शो करता है, और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल वाई है वो हमारी इनकम को शो करता है। उसके बाद जो यहाँ पर इनके साथ जो ये स्मॉल एच और हमारा स्मॉल के है, वो हमारी सेंसिटिविटी को शो करता है, किसकी, डिमांड फॉर रियल मनी की। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो हमारा ये y के साथ स्मॉल k है वो शो करेगा कि मेरे y में चेंज होने से, मतलब कि मेरे इनकम के चेंज होने से हमारा रियल मनी बैलेंस कितना चेंज होगा। मतलब कि अगर मेरा k ज़्यादा है तो हमारा जो रियल मनी बैलेंस है वो ज़्यादा चेंज होगा, वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमारा k कम है तो अगेन हमारे y के चेंज होने से जो रियल मनी बैलेंस चेंज होगा वो कम चेंज होगा, वो कम रिस्पॉन्स करेगा। सेम अगर हम बात करते हैं स्मॉल एच की, तो यहाँ पे स्मॉल एच अगेन क्या शो करता है, हमारी सेंसिटिविटी को शो करता है अगेन डिमांड फॉर रियल मनी की। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है कि अगर मेरे इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं हमारे डिमांड फॉर रियल मनी में, तो उस केस में हमारा जो एच है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और अगर मेरी इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से डिमांड फॉर मनी कम चेंज हो रही है, कम रिस्पॉन्स कर रही है, कम सेंसिटिविटी है, तो उस केस में यहाँ पर हमारा जो एच होगा वो लोअर होगा। सेम हमारी लास्ट वीडियो की तरह है, थोड़ा यहाँ पर ये हमारे रिस्पॉन्सिवनेस को, ये हमारी सेंसिटिविटी को शो करता है। यहाँ पे हमारा स्मॉल के इनकम के टूवर्ड सेंसिटिविटी को शो करता है कि इनकम में चेंज आने से हमारी डिमांड फॉर रियल मनी कितनी चेंज होती है, कितनी सेंसिटिविटी है उसमें, कितना वो रिस्पॉन्स करेगी। और यहाँ पर हमारा जो एच है, स्मॉल एच, वो हमारे इंटरेस्ट के टूवर्ड शो करता है कि इंटरेस्ट में चेंज आने से हमारी रियल मनी बैलेंस जो है वो कितना रिस्पॉन्स करेगी, कितना चेंज होगी, वो कितना सेंसिटिविटी है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को लेकर। ओके, अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर रीराइट करें, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करें और अच्छे से, हमने टर्म्स को समझ लिया, अब अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो y पर डिपेंड करती है और वो हमारे स्मॉल i पर डिपेंड करती है। यहाँ पर स्मॉल i तो हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर y की, तो y यहाँ पर हमारी रियल इनकम है। रियल इनकम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम रियल मनी की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो y है वो क्या शो करता है, रियल इनकम को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन से कि हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी है, जो मेरा L है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हमारे y पर और स्मॉल i पर, हमारी रियल इनकम पर और हमारे इंटरेस्ट रेट पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब कि अगर मेरा y इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉर रियल मनी भी इंक्रीज होगा, और अगर मेरा y फॉल करता है तो मेरी डिमांड फॉर रियल मनी जो है वो भी फॉल करेगी। उसके बाद अगर हम दूसरे रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा डिमांड फॉर रियल मनी का इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। मतलब कि यहाँ पर अगर मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो उस केस में हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस केस में मेरी जो डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंस है वो फॉल कर जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके रीज़न की बात करते हैं। अगर हमारी रियल मनी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी डिमांड फॉर
रियल मनी क्यों इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है, मेरी इनकम इंक्रीज होती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम अपनी खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो जाते हैं, एक तरीके से हम बोल देते हैं, जैसे हमारी ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हो जाती हैं। जैसे हमने एक चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो लोग अपने खर्चों को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकम इंक्रीज होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को और बेटर करते हैं। पहले से हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेटर करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। पहले से एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव करना चाहता है हर कोई, पहले से और बेहतर करना चाहता है। तो इनकम इंक्रीज होती है, लोग अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस को, खर्चों को भी इंक्रीज करते हैं। और अगर वो खर्चों को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर खर्चों को इंक्रीज करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे भी होने चाहिए अपने पास होल्ड करने के लिए। जब ज़्यादा अपने पास पैसे होल्ड करेंगे तो ज़्यादा डिमांड फॉर मनी भी करेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमारी होल्डिंग जो है वो हमें इंक्रीज करनी पड़ती है अगर हम ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, अपने पास मनी को होल्ड करना इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसका हम जस्ट उल्टा भी समझ सकते हैं। अगर हमारी इनकम कम होती है तो हम अपने खर्चों को कम कर देंगे, खर्चों को कम कर रहे हैं तो उस केस में हम अपनी होल्डिंग को कम कर देंगे, जो हम अपने पास मनी को होल्ड करके रख रहे हैं उसको कम कर देंगे, और हम अपनी डिमांड फॉर रियल मनी को भी कम कर देंगे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, बट मैंने एक बार यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने नेगेटिव रिलेशन की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने नेगेटिव रिलेशन की, कि हमारा डिमांड फॉर रियल मनी का इंटरेस्ट रेट के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो अब इसके लॉजिक को समझते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया, ओके, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस केस में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट को, जो वो अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हैं उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि अब हमें हाई रिटर्न मिल रहा है। पहले मुझे लेट सपोज सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता था, अब वो इंक्रीज होकर हो गया है 15। अब मुझे इन्वेस्ट करती हूँ मनी तो मैं उसके ऊपर रिटर्न क्या मिल रहा है, 15% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक हाई रिटर्न है। तो हमारी इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से हम देख सकते हैं कि अगर मुझे हाई रिटर्न मिल रहा है तो लोग ज़्यादा अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहेंगे, है ना। अब अगर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे मतलब कि अब वो अपने पास होल्ड कम कर रहे हैं, पैसों को इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, अपने पास होल्ड कम कर रहे हैं। अगर वो होल्ड कम कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि वो अपनी मनी की डिमांड को, रियल मनी की डिमांड को कम कर देंगे। होल्डिंग कम हो रही है तो हमारी रियल मनी की जो डिमांड है वो फॉल कर जाएगी। यहाँ पर हम इन दोनों का जो है नेगेटिव रिलेशन देख सकते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम इसका जस्ट अपोजिट हम देख सकते हैं कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो उस केस में हमारे जो रिटर्न है वो पहले से कम हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। तो लोग क्या देख रहे हैं कि पहले से अब मुझे कम रिटर्न मिल रहा है, वो अपनी मनी की इन्वेस्टमेंट को, जो मनी अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कम कर देंगे। अगर वो कम कर देंगे मनी की इन्वेस्टमेंट को तो अब अपने पास ज़्यादा रख रहे हैं तो उनकी होल्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो रियल मनी की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनका नेगेटिव रिलेशन है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर अब हमारी ये इक्वेशन हो गई, इसको हमने अच्छे से समझ लिया कि ये क्या शो करती है, कैसा इनके बीच में रिलेशन होता है। थ्योरेटिकली भी बात कर ली सारे लॉजिक्स की। अब अगर हम बात करें इसके ग्राफ की कि हमारा डिमांड फॉर रियल मनी का कर्व किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना दिया। इस पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी वाई एक्सिस पर किसको प्लॉट करते हैं, इंटरेस्ट रेट को, और हम अपने एक्स एक्सिस पर किसको प्लॉट करते हैं, डिमांड फॉर रियल मनी को, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट और हमारे एल की, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी देखा कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ग्राफ में भी हम इसके नेगेटिव रिलेशन को शो करेंगे। किस तरीके से शो करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो मतलब हमारा जो ये कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है।
डाउनवर्ड स्लोपिंग बेसिकली क्या शो करता है कि मेरे डिफरेंट इंटरेस्ट रेट पर, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंट पॉइंट ले लेती हूँ तो यहाँ पे अगर हम ग्राफिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करें तो वो क्या शो करती है कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। तो मैं सेम चीज़ ग्राफ में भी देख सकती हूँ। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में मेरी डिमांड फॉर रियल मनी क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी। सेम अगर मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो उस केस में मेरी डिमांड फॉर रियल मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम नेगेटिव रिलेशन को हम अपने इस ग्राफ में जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों का रिलेशन देख लिया आपस में। अब उसके बाद अगर हम बात करें y की, कि अगर लेट सपोज मेरा y में चेंजेस आते हैं, मान लो मेरा y इंक्रीज हो जाता है तो उस केस में हमारा जो l है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज़ को अगर हम ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर हमारे y के इंक्रीज होने से l इंक्रीज होएगा, बट हमारे इंटरेस्ट रेट में तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो उस केस में क्या होता है, अगेन उस केस में सेम ही सिचुएशन है हमारा। यहाँ पर जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा और हमारा एल फिर भी इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वाई इंक्रीज हुआ है। तो उस केस में हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ये कर्व है वो सेम इंटरेस्ट रेट पर क्या है, शिफ्ट कर गया। सेम इंटरेस्ट रेट पे हमारा जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो इंक्रीज हो गया, पहले से और इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों के रिलेशन की, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल और वाई की, तो हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वाई में चेंज होने से हमारा जो एल है वो बेसिकली क्या करता है, वो शिफ्ट करता है। और हमारे यहाँ पर आई के चेंज होने से मूवमेंट होती है। एक तरीके से मूवमेंट कैसे होती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं बात करती हूँ कि मेरा आई इंक्रीज हो गया, लेट सपोज ये एक इनिशियल पॉइंट था, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मेरा आई इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे मेरा जो आई है उसको मैंने इंक्रीज कर दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि मेरा जो एल है वो फॉल कर जाएगा। नेगेटिव रिलेशन है हमारी, यहाँ पर सेम कर्व पर क्या हो गई, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शिफ्ट की, तो y की वजह से हमारे इस कर्व में शिफ्ट आता है और हमारे i में चेंज होने से क्या होती है, एक तरीके से मूवमेंट होती है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों टर्म्स की, तो ये दोनों टर्म्स हमारी बेसिकली क्या शो करती हैं। अगर हम बात करते हैं स्मॉल के की, ओके पहले ये समझ लेते हैं, सिंपल है। अगर हम बात करते हैं कि y इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से l इंक्रीज हो रहा है, ये यूनिवर्सल है, होगा ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं स्मॉल के की, ये हमारा जो स्मॉल के है वो शो करता है कि कितना इंक्रीज होगा। y के इंक्रीज होने से हमारा जो l है वो इंक्रीज होगा, y के इंक्रीज होने से l जो है वो इंक्रीज होगा। बट स्मॉल के डिसाइड करेगा कितना इंक्रीज होगा, स्मॉल के डिसाइड करेगा कि वो कितना रिस्पॉन्स करेगा। इनकम के चेंज होने से हमारा डिमांड फॉर रियल मनी कितना रिस्पॉन्स करेगा। अगर हमारा के ज़्यादा है, तो हमारा एल ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, तो ये कर्व ज़्यादा शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा स्मॉल के छोटा सा है, तो उस केस में हमारे इनकम के चेंज होने से जो एल रिस्पॉन्स करेगा वो थोड़ा सा ही रिस्पॉन्स करेगा, तो थोड़ा सा ही शिफ्ट होगा और थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम सेम इंडिफरेंस कर्व पर ये दोनों शिफ्ट देखें, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब मेरा के ज़्यादा था, के ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा था, तो इनकम के चेंज होने से हमारी डिमांड फॉर रियल मनी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई। और अगर हम बात करें कि जब मेरा के स्मॉल था, कम रिस्पॉन्स कर रहा था, तो इनकम के चेंज होने से जो मेरी डिमांड फॉर रियल मनी इंक्रीज हुई है वो सिर्फ इतनी सी इंक्रीज हुई है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एच की, यहाँ पे ये जो हमारा स्मॉल एच है, ये हमारा स्मॉल एच बेसिकली क्या शो करता है, हमारे इस कर्व की स्टीपनेस को। ये हमारा जो कर्व है उसकी स्टीपनेस को बेसिकली, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टीपनेस की, तो हम देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारा ऐसा भी बन सकता है, वो हमारा बिल्कुल स्टीपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी स्टीपनेस क्या होगी, वो डिपेंड करती है हमारे स्मॉल एच पर। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये हमारा स्मॉल एच पर क्यों डिपेंड करता है, हमारी स्टीपनेस क्यों स्मॉल एच पर डिपेंड करती है, हमारी स्टीपनेस डिपेंड करती है हमारे स्लोप पर, है ना।
और हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे स्मॉल एच में चेंजेस आएंगे तो इसका स्लोप चेंज हो जाएगा और हमारी स्टीपनेस भी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से अपने इस कर्व के स्लोप को निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ एक बार, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी लाइन की इक्वेशन की, तो वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है। इसमें मैंने बात करी है कि ये हमारा जो m है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा जो y है वो हमारे y एक्सिस के टर्म को शो करता है, जो y एक्सिस पर है, ओके। और यहाँ पर ये जो हमारा x है वो हमारे x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अब इस इक्वेशन को अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन ऑल्दो हमारे इस कर्व की इक्वेशन है, बट अगर हमें इससे इसका स्लोप निकालना है तो उसके लिए हमें ऐसे कन्वर्ट करना होगा इसे, है ना। अब यहाँ पर अगर हमें इसे ऐसे कन्वर्ट करना है तो हमें अपने क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो y चाहिए जिसके साथ कोई भी हमारा कोफिशिएंट ना हो, तो हमारा y क्या होगा, जो y एक्सिस पे होगा। और यहाँ पर हमारे y एक्सिस पर क्या है, इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर हम इस पूरी इक्वेशन को i के टर्म में बना देंगे कि हमारा i कैसे फंक्शन है l का, उसको मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, i इज इक्वल टू हमारा स्मॉल के वाई माइनस एल, और यहाँ पर डिवाइड में चला गया ये, है ना। अब यहाँ पर एक तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसको मैं मिटाकर पीछे की साइड लिख देती हूँ, है ना। अब ये इक्वेशन में मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये पूरा कांस्टेंट हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा y इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें तो इसमें ये मेरा x एक्सिस पर है और ये मेरा y एक्सिस पर है। तो हमारा बचा क्या है, यहाँ पर जो हमारा m है वो क्या हो जाएगा, -1/h, है ना। ये हमारा स्लोप हो गया इस लाइन का। अब अगर हम बात करें इस माइनस की, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव होता है तो वो बेसिकली शो करता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अगर ये यहाँ पर पॉजिटिव होता तो हमारा स्लोप अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, मतलब ये तो बेसिक मैथ्स है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्लोप की, तो स्लोप में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्लोप किस टर्म पर डिपेंड करता है, तो वो है हमारा स्मॉल h। यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो स्मॉल h पर डिपेंड करता है कि वो हमारा स्लोप कितना स्टीपर होगा, कितना फ्लैटर होगा। तो अब हम बात करेंगे कि अगर h में चेंजेस आते हैं तो किस तरीके से हमारे इस कर्व की स्टीपनेस पर चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग भी दी है कि हमारी डिमांड फॉर रियल मनी कर्व की स्टीपनेस में जो चेंजेस आएंगे वो किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे स्मॉल एच पर, ओके। इसका रीज़न मैंने ऑलरेडी पीछे डिस्कस करा, क्योंकि ये हमारे स्लोप का पार्ट है। तो यहाँ पर हम अपने अगेन दो केसेस की बात कर लेते हैं। एक में हम ले लेते हैं कि जिसमें हमारा जो एच है वो हाई है, दूसरे केस में हम ले लेते हैं कि हमारा जो एच है वो स्मॉल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने केस 1 की, तो केस 1 में हम बात करते हैं कि हमारा जो h है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत लार्ज है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब होता है कि मेरे आई में जो चेंजेस आएंगे और उसकी वजह से जो मेरा डिमांड फॉर रियल मनी चेंज होगा वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। अगर यहाँ पे मेरा एच हाई है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, तो मतलब कि मेरे आई में चेंज होने से जो ये मेरा एल रिस्पॉन्स करेगा वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। आई के चेंज होने से जो मेरे एल में चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इस सिचुएशन में हमारा जो कर्व बनता है, डिमांड फॉर रियल मनी का कर्व बनता है, वो बहुत फ्लैटर होता है। तो हम इस सेम रिलेशन को, ये जो हमारे आई में चेंज होने से एल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, डिमांड फॉर रियल मनी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि हमारा एच हाई है, तो इसको हम फ्लैटर ग्राफ से ड्रॉ कर समझ सकते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ, मान लो ये हमारा ग्राफ है, इसमें मैं फ्लैटर की बात कर रही हूँ तो मैं इसे कुछ इस तरीके से बना देती हूँ। यहाँ पर मैं इस कर्व पर दो पॉइंट्स को ले लेती हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, I1 से I2 होता है, फॉल करता है, तो उस केस में मेरी जो डिमांड फॉर रियल मनी इंक्रीज हो रही है, L1 से L2 हो रही है, वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि मेरे जो आई में चेंजेस आए,
यहाँ पर मेरे जो आई में चेंजेस आए वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे एज़ कंपेयर टू कि जो मेरे यहाँ पर चेंजेस आए एल में। ओके, यहाँ पे हम अपना आई लेते थे इंटरेस्ट रेट और हम अपने एक्स एक्सिस पर डिमांड फॉर रियल मनी को लेते थे जो कि हमारा एल है। सेम हम अपने केस 2 में बात कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मेरा एच लो है, स्मॉल है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, तो वो क्या शो करेगा कि मेरे इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर चेंज आने से जो मेरे एल में चेंज आ रहे हैं, डिमांड फॉर रियल मनी में चेंजेस आ रहे हैं, वो कम चेंजेस आ रहे हैं। हमारा जो एल है वो कम रिस्पॉन्स कर रहा है आई के चेंज होने से। तो यहाँ पर हमारे जो आई में चेंजेस आएंगे उससे कहीं कम हमारा जो एल है वो रिस्पॉन्स करेगा, चेंज होगा। इस सिचुएशन में हमारा जो कर्व है वो स्टीपर होता है। तो यहाँ पर इसको भी हम ग्राफिकली देख लेते हैं बनाकर। मान लो ये हमारा कर्व है, इसमें मैंने अपना डिमांड फॉर रियल मनी का कर्व कैसे बना दिया, स्टीपर बना दिया। अब इस सिचुएशन में अगेन मैं अगर 2 पॉइंट्स को यहाँ पर लेती हूँ, तो ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लिया। यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट I1 से I2 हो जाता है, अगर वो फॉल कर जाता है, तो उस सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो इंक्रीज हो जाएगी, L1 से L2 हो गई। बट अगर हम चेंज की बात करें तो यहाँ पर जो मेरे आई में चेंजेस आए हैं हम देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा हैं, और मेरे जो एल में चेंजेस आए हैं यहाँ पर वो कितने ज़्यादा छोटे हैं। तो हम सेम रिलेशन को देख सकते हैं कि अगर मेरा एच लो होता है, स्मॉल होता है, तो उस केस में हमारी जो डिमांड फॉर रियल मनी का कर्व है वो स्टीपर बनता है, जो कि क्या शो करता है कि मेरे आई में चेंज होने से जो एल में चेंजेस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे, एल हमारा काफ़ी कम रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पर एच लो है तो हमारा जो एल है वो कम रिस्पॉन्स करेगा, अगर हमारा एच हाई है तो हमारा जो एल है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। किसके चेंज होने से, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। तो ये था हमारा कंप्लीट डिमांड फॉर रियल मनी। अब अगर हम बात करें अपनी सप्लाई फॉर रियल मनी की, द सप्लाई ऑफ मनी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मनी की सप्लाई की, तो इसमें हम बात करते हैं हमारी रियल मनी की सप्लाई। अगर हम बात करते हैं रियल मनी की सप्लाई तो इसमें हम अपने प्राइस लेवल को ऑलरेडी एडजस्ट करके चलते हैं। और किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, हम अपनी नॉमिनल मनी के बैलेंस को ऑलरेडी डिवाइड कर देते हैं प्राइस लेवल से। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम चीज़ को शो किया हुआ है इसके फॉर्मूले में। अगर हम बात करते हैं एम बार की, तो एम बार हमारा शो करता है कि वो हमारी नॉमिनल क्वांटिटी ऑफ मनी है जिसको सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर प्रोवाइड करता है, और वो हमारी किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। सेंट्रल बैंक जब चाहेगा तो ही वो इंक्रीज होगी, और सेंट्रल बैंक जब चाहेगा तभी वो कम होगी, और कोई फैक्टर उसे चेंज नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइस लेवल की, तो यहाँ पर हम प्राइस लेवल को कॉन्स्टेंट लेकर चल रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। तो इस तरीके से हम अपनी सप्लाई ऑफ मनी की इक्वेशन को देख सकते हैं। इसमें हमारा जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट है, प्राइस लेवल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, महंगाई में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये हम लेकर चल रहे हैं। और अगर हम बात करें नॉमिनल मनी की सप्लाई की, तो इसमें तभी चेंजेस आएंगे जब सेंट्रल बैंक चेंजेस को करेगा, वो हमारे बाकी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर तो हमारा सिंपली मनी की सप्लाई आएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी, मनी की सप्लाई। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वाई एक्सिस है वो तो हमारा सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट, है ना। तो इस केस में अगेन हम इस इक्वेशन से कैसा रिलेशन देखते हैं, हमारी मनी के सप्लाई का क्या रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ। हमें पता है कि हमारी जो मनी की सप्लाई है वो तो किसी पर डिपेंड ही नहीं करती, हमारे वो सेंट्रल बैंक के हाथों में है बस। अगर वो चाहेंगे तो वो इंक्रीज कर सकते हैं, उसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाकी वो किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब वो इंटरेस्ट रेट पर भी डिपेंड नहीं करती। अगर वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड नहीं करती तो यहाँ पर हमारी जो मनी की सप्लाई है वो कैसी बनती है, वर्टिकल, हमारी वर्टिकल लाइन। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मनी की सप्लाई की,
तो इसको हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं, जैसे हमने मनी की डिमांड में अपने वाई एक्सिस पर इंटरेस्ट रेट को लिया है, तो यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट रेट को ही लेना पड़ेगा, ताकि अगर हम एक ग्राफ में देखें, उसका इंटरसेक्शन देखें, तो दोनों की जो प्लॉटिंग है वो सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट के साथ इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमारी मनी सप्लाई किसी भी फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं करती है। तो उस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मेरा इंटरेस्ट रेट पहले से इंक्रीज हो जाता है तो भी सेम मनी की सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, और अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो भी हमारी मनी की सप्लाई बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से। ये हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस क्यों नहीं आते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, लेट सपोज ये एक हमारी इकोनॉमी है ना। इस इकोनॉमी के अंदर जो हमारा सेंट्रल बैंक है, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, तो हमारा जो ये सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई करते हैं, है ना, इस इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर इस इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मनी है वो हमारी मनी सप्लाई है। लेट सपोज यहाँ पे मैं कुछ इंडिविजुअल्स को ले लेती हूँ। ये हमारा एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर ये हमारा एक इंडिविजुअल है, और यहाँ पर ये हम एक बैंक भी बना देते हैं इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या देखते हैं कि यहाँ पे इस इंडिविजुअल के बैंक के अंदर क्या है, 100 रुपये पड़े हैं। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही ले लेते हैं कि इसके 100 रुपये पड़े हैं बैंक के अंदर, और इसके खुद के पास जो होल्डिंग है वो अगेन 100 रुपये की है ना। अब उसके बाद दूसरे इंडिविजुअल का भी सेम सीन लेते हैं कि इसके पास खुद 100 रुपये हैं और 100 रुपये इसने अपने बैंक में जमा किए हुए हैं, और बैंक हमने एक ही लिया एग्जाम्पल के लिए। वैसे इकोनॉमी के अंदर कितने भी सारे बैंक ले लो, सेम एग्जाम्पल इस पे लागू हो सकता है यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं मनी सप्लाई की, तो हमारी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कितनी है, तो हम इन सबको ऐड ऑन कर देंगे। कितनी हो गई ये, 400 होगी। यहाँ पे हमने छोटे नंबर्स इसलिए लिए हैं ताकि हम इजीली चीज़ों को समझ पाएँ और देख पाएँ। तो यहाँ पे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो कितनी है, 400 रुपये। ओके, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में बोल रहे हैं कि लेट सपोज हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारी यहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो सिचुएशन में पता है कि लोग अब अपने पास मनी को होल्ड नहीं करना चाहते, तो उनकी जो डिमांड है मनी को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ पे ये सोचता है कि अपने पास पैसे क्यों रखूँ, रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ। तो यहाँ पर ये अपने 100 रुपये में से क्या करेगा, यहाँ पर ये 100 रुपये में से सिर्फ 50 अब अपने पास रखेगा और 50 और अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो गया। सेम इसका भी यहाँ पर केस ले लेते हैं। ये भी यही सोचता है कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब सिर्फ अपने पास 40 रखता हूँ अपने ट्रांजैक्शन अपने खर्चों के अकॉर्डिंग, और बाकी बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ। तो यहाँ पर इसने अपने 60 डिपॉजिट करा दिए। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से अगर हम बात करें कि मेरी मनी सप्लाई में कोई चेंजेस आए इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या देख रहे हैं, अगेन हम अगर बात करें कि टोटल इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई है, तो टोटल अगर हम इसका पूरा अमाउंट करें तो ये 50-50 अगेन 100, ये यहाँ पर 40-60 अगेन 100 200, और बैंक में ये 200 और। तो अगेन इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो तो चेंज ही नहीं हुई। सेम अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है तो भी हमारी जो मनी सप्लाई है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होगा, लोग इंटरेस्ट रेट के कम होने से बैंक से निकाल देंगे और अपने पास ले लेंगे। यहाँ पर बैंक से निकाल देंगे कुछ अमाउंट और अपने पास ले लेंगे। बट इकोनॉमी के अंदर जो पूरी मनी सप्लाई है, जो पैसे हैं, वो तो सेम ही रहने वाले हैं ना। वो कब चेंज होंगे, जब सेंट्रल बैंक उसे चेंज करेगा। जब सेंट्रल बैंक यहाँ पर और मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर डालेगा तभी वो चेंज होगी, या फिर जब सेंट्रल बैंक इकोनॉमी के अंदर से पैसों को निकालेगा ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, तभी मनी सप्लाई चेंज होगी। इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई चेंज नहीं होती है। तो ये हो गया हमारा मनी की सप्लाई। ऑलरेडी हमने पीछे यहाँ पर पढ़ लिया अपना
मनी की डिमांड, और हमने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि किस तरीके से ये हमारा इन सब के बीच में रिलेशन है और अगर सब में चेंजेस आएंगे तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके कर्व की, तो ये कर्व बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि मेरे गिवन लेवल ऑफ इनकम पर, या फिर हम बात करते हैं मेरे गिवन वाई पर, मेरे इंटरेस्ट रेट में चेंज होने से मेरे डिमांड फॉर रियल मनी में क्या चेंजेस आएंगे। ये हमारा ये कर्व शो करता है डिमांड फॉर रियल मनी का कर्व। उसके बाद अगर हम बात करें मनी सप्लाई की, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अब अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, सो द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द एलएम कर्व। तो मनी मार्केट के लिए हमें ऑलरेडी मनी की डिमांड भी पता है, अब मनी की सप्लाई भी पता है, तो हम देख सकते हैं उसको कि उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या होगी, ग्राफिकली भी और इक्वेशन वाइज भी, और उससे हम अपने एलएम कर्व की इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे और हम उसे ग्राफिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ग्राफिकली देखते हैं अपनी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तो यहाँ पे मैं इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर हम अपनी मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखेंगे और यहाँ पर हम अपनी एलएम कर्व को ड्राइव करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन की, तो वो क्या होगी, जहाँ पर हमारी मनी की डिमांड मनी की सप्लाई से इंटरसेक्ट करेगी। तो सेम चीज़ को हम अपने ग्राफ में भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ मनी की सप्लाई की, तो वो हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं अगर मनी की डिमांड की, तो उसको मैं बना देती हूँ रेड से, ऐसे बना दिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इनका जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया। इसको मैं ले लेती हूँ E1। यहाँ पर हमारा ये इकोनॉमी के अंदर मनी की डिमांड एंड सप्लाई हो गई, हमारा ये रियल बैलेंस हो गया। अब उसके बाद अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है वो हमारा ये हो गया। इसको मैं ले लेती हूँ I1। ओके, अगर मैं इनकी इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देती हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। कौन सी मार्केट का, मनी मार्केट का। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर हो गई और हम इसी से अपने एलएम कर्व को ड्रॉ करते हैं। एलएम कर्व हमारा किस कॉम्बिनेशन को शो करता है, हमारे इंटरेस्ट रेट और हमारे लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम के बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर है, तो हमारा उस सिचुएशन में जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, I1, और हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या है, वो है Y1। तो ये हम अपने दोनों पॉइंट्स को इस ग्राफ में एज अ कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। इस लाइन को मैं अपने एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारा I1 पर Y1 हो गया, लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम, और ये हमारा हो गया फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब LM के लिए हमें एक और कॉम्बिनेशन चाहिए एटलीस्ट अपनी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करते हैं दूसरे पॉइंट के लिए कि व्हाट इफ अगर हमारा Y इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारा Y इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारे Y1 से Y2 हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होएगा, यहाँ पर अगर मेरा Y इंक्रीज हो जाएगा तो हमें पता है कि मेरा जो L है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और मेरे इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो मेरे Y के इंक्रीज होने से जो हम L में इंक्रीज दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, इस कर्व पर हम अपने L को शिफ्ट कर देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन करा था। तो यहाँ पर मैं इसे शिफ्ट कर देती हूँ राइटवर्ड। ये हमने इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, L2 इज इक्वल टू हमारा स्मॉल के Y2 माइनस BI। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरा इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम तो नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या देख रही हूँ, इंटरेस्ट रेट मेरा यहाँ पे है, और यहाँ पर अगर मैं इसे ड्रॉ करती हूँ ऐसे, ये लाइन को अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, तो जो ये गैप है वो बेसिकली क्या शो करेगा, यहाँ पर जो ये गैप है वो बेसिकली क्या शो करेगा कि मेरा L तो इंक्रीज हो गया है, बट मेरी जो मनी की सप्लाई है वो तो सिर्फ इतनी ही है ना। तो ये गैप बेसिकली क्या शो कर रहा है, मेरी एक्सेस डिमांड को। तो अगेन हम अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन को कैसे अचीव करेंगे, यहाँ पर हमें अपनी डिमांड को कम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर ये मेरी एक्सेस डिमांड है, क्योंकि मेरी जो मनी की सप्लाई है
वो सिर्फ इतनी सी है, वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इसको एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए हमारी इकोनॉमी में हमें क्या करना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना पड़ता है। कब तक इंक्रीज़ करना पड़ता है, जब तक हमारी मनी की डिमांड वापस से कम ना हो जाए। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होएगा तो मनी की डिमांड लोग कम करेंगे, अपनी मनी को इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। मनी की डिमांड इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज़ होने से कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। कब तक होती रहेगी, जब तक वो वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं पहुंच जाती, जो कि यहाँ पर है। ये हमारा क्योंकि न्यू इंटरसेक्शन है, और इस इंटरसेक्शन पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो इस सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर y2 पर अब जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, I2। तो इस सेम सेकंड कॉम्बिनेशन को हम अपने सेकंड ग्राफ में शो कर देते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसको इस तरीके से शो कर दिया। ये हमारे y के इंक्रीज होने से हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया, और इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगी तो ये हमारा क्या शो करेगा, LM कर्व को। तो यहाँ पर हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो LM कर्व है वो पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है। किसके बीच में, हमारे इंटरेस्ट रेट और y के बीच में, इसीलिए वो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं LM की, तो जब हम LM कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम बेसिकली क्या चीज़ शो करते हैं कि हमारे y में इंक्रीज होने से, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि y में चेंज होने से हमारा जो I है वो कितना चेंज हुआ। यहाँ पे हमने यही देखा, क्योंकि हमने यहाँ पर y को ही चेंज करा तब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हुआ। लेकिन जब हम इससे पहले बात करते थे अपने IS कर्व के बारे में, तो वहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट हम देखते थे। तो यहाँ पर हम इसका क्या अपोजिट देख रहे हैं कि IS कर्व में यहाँ पर इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। इसलिए हमारा जो IS कर्व है वो बेसिकली कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ पर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दूसरी हम क्या चीज़ देख रहे हैं अपोजिट, कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं IS की, तो IS में हम क्या देखते हैं कि पहले मेरा यहाँ पर पहले मेरा I में चेंज आता है और उसके बाद मेरा Y चेंज होता है। IS कर्व को ड्रॉ करने के लिए हम पहले देखते हैं कि मेरे इंटरेस्ट रेट में हम चेंज करते हैं, और उसकी वजह से जो मेरा यहाँ पर Y चेंज होता है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, है ना। और वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि पहले हमारा y चेंज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है i चेंज होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि i की वजह से y चेंज हो रहा है, और यहाँ पे LM में हम देखते हैं कि हमारे y की वजह से i चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एंड द LM कर्व ग्राफिकली। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन वाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखें, तो यहाँ पर हमारी मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो ये हमारी मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। हमने क्या देखा कि जब हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर होती है, जब हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पर होती है, तो उस सिचुएशन में उसका हर पॉइंट हमारे LM कर्व को डिफाइन करता है। हमारे LM कर्व का हर कॉम्बिनेशन हमारी मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करता है। अब यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारी मनी मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन है जिस पर हम अपने LM कर्व को ड्राइव करते हैं, तो हम अपनी इस इक्वेशन से अपनी LM कर्व की इक्वेशन को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अपनी LM की इक्वेशन से। कैसे, कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट रेट किसका फंक्शन है, हमारे y का। तो यहाँ पर हम उसको इस तरीके से चेंज कर देते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई LM कर्व की इक्वेशन। तो सेम एज इट इज़ ही है जैसे हमने अपनी गुड्स मार्केट का पढ़ा था। यहाँ पर हमने पहले अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को देखा, और उससे हमने इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को चेंज कर दिया LM कर्व की इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, क्योंकि हमारे हर इक्विलिब्रियम पर, हर मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम पर हम अपनी LM को ड्राइव कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को जो है LM की इक्वेशन में ड्राइव कर दिया, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा I किसका फंक्शन है,
हमारे y का, यही कॉम्बिनेशन हम अपने LM में देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर अगर बात करें IS कर्व की इक्वेशन की, तो हमारी जो ये इक्वेशन थी ये हमारे IS कर्व की इक्वेशन को शो करती थी, ये भी हमारे सेम कॉम्बिनेशन को शो करती थी इस तरीके से, है ना। अब यहाँ पर ये हमने ड्राइव कैसे करी थी अगर हमें याद हो, तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में थोड़ा कम एक्सप्लेन करा था, इसको एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बात करी थी कि हमारी गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, y इज इक्वल टू AD। यहाँ पर हमने अपनी AD की वैल्यू को डाल दिया था, ये हमारी AD की वैल्यू थी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी y था और यहाँ पर भी y था, तो हमने दोनों साइड y को एक साइड करा और हमने अपनी इस इक्वेशन को ड्राइव करा, जो कि क्या शो करती है कि मेरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या है। अब यहाँ पर हम क्या देखते थे कि हमारे ऑटोनॉमस में चेंज आने से हमारा y कितना चेंज आएगा, कि जितने मेरे ऑटोनॉमस में चेंजेस आए हैं मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लायर हमारे y में चेंजेस आएंगे। इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन से हम अपनी IS की इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर हम अपने I को एक साइड कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, तो हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करा जो कि बेसिकली क्या शो करती है, हमारे I और y के बीच में कॉम्बिनेशन को। यहाँ पे हमने I को इस साइड क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें अपनी इक्वेशन याद होगी लाइन की बेसिक इक्वेशन जो मैंने 10 बार बताया हुआ है, वो y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है ना। यही हमारी ये इक्वेशन शो करती है। यहाँ पर हमारे y एक्सिस पर हम इंटरेस्ट रेट को लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अपने I को लिया है, और यहाँ पर ये हमारा कंप्लीटली कांस्टेंट हो गया हमारा y इंटरसेप्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्लोप की, हमारे m की, तो हमारा यहाँ पर स्लोप क्या है, हमारी IS की इक्वेशन में बेसिकली -1 बाय हमारा मल्टीप्लायर और हमारा स्मॉल b। यहाँ पर ये जो माइनस है, हमारे किसी भी स्लोप में जो माइनस होता है वो बेसिकली क्या शो करता है कि हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम बात करते कि हमारा जो स्लोप है वो अपवर्ड होगा। यहाँ पे हमारा IS का जो कर्व का स्लोप था, हमारा I और हमारे y के बीच में जो रिलेशन था वो नेगेटिव था, स्लोप डाउनवर्ड था, इसलिए हमारा यहाँ पर स्लोप जो है वो नेगेटिव है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे स्लोप की स्टीपनेस कैसे चेंज होती है, तो हमने बात करी थी यहाँ पर कि वो कैसे चेंज होती है जब हमारे इन दोनों में चेंजेस आते हैं। सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब हमारे इन दोनों में चेंजेस आएंगे तभी हमारे स्लोप की स्टीपनेस चेंज होगी। यहाँ पे इसलिए हमारी बुक में भी मेंशन था कि अगर हमारी ये दोनों वैल्यूज जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी विद द गिवन चेंज इन y, जो हमारे I में चेंजेस आएंगे वो लार्जर होंगे, और सेम इसका जस्ट अपोजिट। अब अगर हम बात करें अपनी, तो ये हमारे y की इक्वेशन हो गई। यहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट रेट को y एक्सिस पे लेते हैं और अपने लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम को x एक्सिस पर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो इस सिचुएशन में हमारा जो m है, हमारा जो स्लोप है, वो बेसिकली क्या है, हमारा स्मॉल k डिवाइडेड बाय हमारा स्मॉल b, और वो क्या है, पॉजिटिव। अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि वो पॉजिटिव रिलेशन को शो करता है किसके बीच में, हमारे x और y एक्सिस के बीच में, मतलब हमारे I और y के बीच में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अगेन कि हमारे LM कर्व की स्टीपनेस कैसे चेंज होती है, तो वो हमारे स्लोप पर डिपेंड करेगी, मतलब कि वो हमारे इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर हमारे इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक सेकेंड, मेरा बोर्ड नहीं चल रहा। हाँ, तो वो हमारे इन दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर हमारी बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है वो बेसिकली क्या है कि हमारा जितना ज़्यादा हायर होगा स्मॉल के और जितना ज़्यादा हमारा लोअर होगा h, उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा। LM जो है वो स्टीपर बनेगा। और अगर हम बात करें कि जिस सिचुएशन में हमारा हायर होगा स्मॉल h और उस सिचुएशन में जब हमारा लोअर होगा स्मॉल k, तो इन दोनों सिचुएशन में जब हमारा h हायर है या फिर जब हमारा k लोअर है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो कैसा बनेगा, फ्लैटर बनेगा। ओके, तो ये हमारी बुक में गिवन है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं ग्राफिकली इस स्लोप के अकॉर्डिंग कि हमारा
जो स्लोप है वो किस तरीके से अपनी स्टीपनेस को चेंज कर रहा है। ओके तो स्टार्ट करते हैं हम अपने स्मॉल के से। अगर हम बात करते हैं स्मॉल के की, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो एल एम कर्व है वो कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारा जो एल एम कर्व का स्लोप है वो क्या है, हमारा स्मॉल के बाय एच है ना। अगर हमारे स्मॉल के में चेंजेस आएंगे तो हमारा एल एम कर्व का स्लोप भी चेंज होगा, उसकी स्टीपनेस भी चेंज होगी। तो के को स्टडी करने के लिए हम दो सिचुएशंस की बात करेंगे अगेन, कि पहला हमारा के हम लेंगे कि वो हायर है, दूसरा हम ले लेंगे कि वो लोअर है। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी जब भी किसी स्लोप की स्टीपनेस की बात करी थी तो हमने देखा था कि हमारा जो स्लोप है वो क्या है, स्लोप किस पे डिपेंड करता है, और उस फैक्टर को हम चेंज कर रहे थे। कैसे चेंज कर रहे थे, एक बार हम उसे ले रहे थे हायर, एक बार हम उसे ले रहे थे लोअर, और हम देख रहे थे कि हमारे कर्व की स्टीपनेस पर उसका क्या चेंज आ रहा है। सेम यहाँ पर भी हम यही देखेंगे। तो यहाँ पर हम दो सिचुएशंस की बात करेंगे, एक में हमारा जो स्मॉल के है वो हायर होगा, एक में जो होगा लोअर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मॉल के चेंज होने से हमारे स्लोप पर क्या चेंजेस होते हैं, हमारे एल एम कर्व की स्टीपनेस पर क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ करती हूँ हमारे स्मॉल के से। यहाँ पर मैं अपनी इनिशियल सिचुएशन को ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा स्मॉल के है जिसको मैं ले रही हूँ कि ये लोअर है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कम है, ये हमारा कम रिस्पॉन्स करता है। ओके तो यहाँ पर इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन हो गई। इसमें हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेरा ये स्मॉल के है वो स्मॉलर है, वो लोअर है। इसका क्या मतलब है कि मेरे वाई में जब चेंजेस आएंगे तो उसकी वजह से जो मेरे एल में चेंजेस आएंगे वो कम चेंजेस आएंगे, एल हमारा कम रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पर ये इसका इंटरेस्ट रेट हो गया I1। इसके कॉम्बिनेशन को यहाँ पर I1 और हमारा ये, मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्यों ड्रॉ कर रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये हमारा I1 और हमारे Y1 का एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसको मैं अपने ग्राफ में प्लॉट कर देती हूँ दूसरी साइड। ओके अब उसके बाद अगर हमें एक और कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन के लिए हम देखते हैं कि मेरे y में इंक्रीज होने से मेरा इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज होगा, है ना। तो यहाँ पर सेकंड कॉम्बिनेशन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने y को इंक्रीज कर देंगे। y को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो y1 है वो चेंज होकर हो जाएगा y2। अब y2 हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हुआ है, y1 से ज़्यादा है y2, हमारा y1 से y2 जो है इंक्रीज हो गया। अगर मेरा ये यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो L है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। और हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो यहाँ पर हमारे y के चेंज होने से हमारा L कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट होगा, अगर मेरा y इंक्रीज हो रहा है तो L भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जब हमारा y इंक्रीज होगा तो हमारा जो L है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड अपवर्ड, राइटवर्ड अप शिफ्ट हो जाएगा वो। तो हम इसे यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारा स्मॉल के अभी भी स्मॉलर है, लोअर वैल्यू सेम है, और यहाँ पर हमारी इनकम के इंक्रीज होने से हमारा जो एल है वो शिफ्ट कर गया। अब हमारा एल शिफ्ट कर गया तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अब ये आ जाएगा। बेसिकली क्या होगा, हमारा जब एल शिफ्ट हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ये पूरा गैप है वो हमारी एक्सेस डिमांड होती है, क्योंकि मनी की सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आए। इस एक्सेस सप्लाई को कवर करने के लिए हमारी इकोनॉमी में क्या है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ता है ताकि लोग अपनी डिमांड को कम करने लगे, मनी की डिमांड को कम करने लगे। कब तक कम करने लगे, जब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच ना जाए। तो यहाँ पर ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इस पर हमारा इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज हो गया। जब हमने y को इंक्रीज करा तो हमने क्या देखा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है अब वो इंक्रीज हो गया। इंटरेस्ट रेट हमारा इंक्रीज हो गया, वो हमारा I1 से I2 हो गया, है ना। अब इस कॉम्बिनेशन पर
हम अपने y को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारे इंटरेस्ट रेट 2 पर y2 है। इस कॉम्बिनेशन को भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारा हो गया y2। नाउ अब अगर हम इसके LM कर्व को ड्रॉ करें तो ये इसका LM कर्व हो गया। तो मैं इसको ले लेती हूँ LM1। तो हमने यहाँ पर बेसिकली क्या देखा कि अगर मेरा स्मॉल के लोअर है, मतलब कि मेरे y के चेंज होने से जो L है वो कम रिस्पॉन्स करेगा। तो इस सिचुएशन में हमने अपनी ये पूरी सिचुएशन को ड्रॉ करा। बेसिकली वही सेम चीज़ थी जो हम ऑलरेडी पीछे देख कर आए हैं। इसमें अगर हम एक न्यू चीज़ को पढ़ेंगे तो वो अब पढ़ने वाले हैं जब हम अपनी k की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब हम अपनी सेकेंड सिचुएशन में बात करेंगे कि व्हाट इफ़ अगर हमारा k लोअर से हायर हो जाता है। तो अगर हमारा k लोअर से हायर हो जाता है और हमारा y1 सेम है, हमारी लेवल ऑफ इनकम सेम है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो L होगा वो ऑब्वियसली ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। इस सिचुएशन में जब हमारा ये कम था तो हमारा जो L था वो भी कम ही होगा। बट यहाँ पर अगर हमारा स्मॉल k इंक्रीज हो गया है तो y1 पे हमारा जो L होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो इस सिचुएशन में हमारा जो L होगा वो बेसिकली कैसा होगा, हमारी इस लाइन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं इसको हायर k को ले लेती हूँ k डैश। ओके, तो मैं इसकी इक्वेशन को लिख देती हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ मैं इसकी इक्वेशन को लिख देती हूँ। यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या होगी, k डैश y1 माइनस में हमारा hi। यहाँ पर इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं होगा। इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कहाँ पे है, यहाँ पर। तो मैं इसे ले लेती हूँ I1 डैश। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका कॉम्बिनेशन, इस इक्विलिब्रियम पर जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि हमारे I1 डैश पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या है, y1। तो इस सेम कॉम्बिनेशन को हम अपने इस साइड शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, y1 तक, क्योंकि हमारा जो y है उसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं आए। हमारे y1 पर जो है इसमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्मॉल के हायर है, स्मॉल के हायर है तो हमारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम पर हमारा जो L होगा वो भी हायर होगा। हमने यही सेम चीज़ देखी है यहाँ पर कि हमारे अगर स्मॉल के हायर है तो सेम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम पर हमारा जो L है वो हायर होगा। अगर L हायर होगा तो वो हमारी इस लाइन से ऊपर लाई करेगा। तो मैंने इसे ऊपर ड्रॉ करा है और हम क्या देख रहे हैं कि अगर वो ऊपर लाई करेगा तो सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। ओके, अब यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे आ गया। ये इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। इसका जो कॉम्बिनेशन है वो ये आ गया फर्स्ट। सेकेंड कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, अगेन हम अपने y को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे अगेन मैं अपने y को इंक्रीज कर दूंगी। कहाँ से, हमारा जो y1 है वो अब y2 हो गया, वो इंक्रीज हो गया। y1 से y2 हमारा जो y है वो इंक्रीज हो गया। अगेन अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो हमें l को इंक्रीज करना पड़ेगा। l हमारा जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड अप शिफ्ट हो जाएगा वो, है ना। अब यहाँ पर अब जो ये राइटवर्ड अप शिफ्ट होगा ये बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे y के चेंज होने से हमारा जो L है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि हमारा जो k है वो हायर है। ओके, तो इस सिचुएशन में हमारा यहाँ पर जो ये लाइन होगी, पहले तो ये हमारी बिफोर लाइन थी, अब यहाँ पर जो ये इनका गैप होगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये जो शिफ्ट करेगा वो कहीं ज़्यादा शिफ्ट करेगा। लेट सपोज इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा पहले गैप था इन दोनों के बीच में। जब हमारे स्मॉल के लोअर था तो हमारा जो y के चेंज होने से L चेंज हुआ था वो सिर्फ इतना हुआ था। अब हमारा स्मॉल के हायर है तो हमारे y के चेंज होने से जो L चेंज हुआ है वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, उसने कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करा है। तो इस रिलेशन को हम अपने ग्राफ में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा
वो यहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन को मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पे हमारा के डैश y2 माइनस में हमारा एच आई, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं I2 डैश, और यहाँ पे हम इसका कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या देख रहे हैं कि हमारे I2 डैश पर हमारा जो है y2 है। ओके, इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो हमारे I2 डैश पर, यहाँ पर हमारे I2 डैश पर हम कौन सा लेवल ऑफ आउटपुट को अचीव कर रहे हैं, y2 को। तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारा जो इस सिचुएशन में LM है, जिसमें हमारा स्मॉल के हायर है, उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे ये इसको हम LM2 ले लेते हैं। तो ये हमारी दोनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्मॉल के जब लोअर था, तो उसका मतलब क्या है कि y के चेंज होने से जो L है वो कम रिस्पॉन्स करेगा। तो स्मॉल के की सिचुएशन में जब हमने y को इंक्रीज करा, तो जो हमारा L इंक्रीज हुआ वो सिर्फ इतना सा इंक्रीज हुआ, ये हम ग्राफिकली देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो LM है वो कुछ इस तरीके से बना। इन दोनों LM को अगर हम कंपेयर करें, तो हम बेसिकली क्या देख रहे हैं कि जिस केस में हमारा स्मॉल के लोअर है, हमारे ब्लू केस में, हमारे LM1 सिचुएशन में, उस केस में हमारा जो LM है वो कैसा है, फ्लैटर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी सेकेंड सिचुएशन की, तो सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या देखा कि अगर हमारा स्मॉल के हायर होता है, तो स्मॉल के हायर होता है तो मतलब कि मेरे y के चेंज होने से L बहुत ज़्यादा चेंज होगा। तो हमने अपने y को इंक्रीज़ करा, तो हमने क्या देखा कि y के इंक्रीज़ होने से जो हमारा L इंक्रीज़ हुआ था वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था, उसमें कितना ज़्यादा चेंज आया था, उसने कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करा। इसके अगर हम LM की बात करें, तो ये जो हमारा LM2 है, अगर हम दोनों LM को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा LM2 है वो हमारे LM1 से कहीं ज़्यादा स्टीपर है। तो ये था हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो हमारी बुक में जस्ट थ्योरेटिकली लिखा था। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मेरा स्मॉल के लोअर है, तो सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि हमारा जो LM है वो कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है। और अगर हमारा स्मॉल के हायर होता है, तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि जो हमारा LM है वो स्टीपर बनता है। और वो क्यों बनता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गिवन है। अब उसके बाद अगर हम बात करें अपने सेकेंड फैक्टर की, हमारा सेकेंड फैक्टर क्या है जो हमारी स्लोप की स्टीपनेस को चेंज करेगा, वो है हमारा स्मॉल h। तो इसको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं h की, तो h में अगेन हम दो केसेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं कि लेट सपोज हमारा जो h है वो है लार्जर, उसकी काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अगर हमारा h लार्जर है तो सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि मेरे i के चेंज होने से जो मेरा यहाँ पर L रिस्पॉन्स करेगा वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा। I के चेंज होने से यहाँ पर जो मेरे L में चेंजेस होंगे वो कई ज़्यादा आएंगे। उस सिचुएशन में हमें पता है कि हमारा जो कर्व है, हमारा जो डिमांड फॉर रियल मनी, जो मेरा L कर्व है वो कैसा बनता है, वो बहुत ही फ्लैटर बनता है। ये हम ऑलरेडी पीछे देख कर आए हैं कुछ स्लाइड्स में। अब यहाँ पर अगर हमारा कर्व फ्लैटर है तो उसमें हम इसकी इनिशियल सिचुएशन को बनाते हैं इक्विलिब्रियम की। इसमें बस हमने क्या करा है कि हम बात करते हैं कि अगर मेरा h लार्जर है तो सिचुएशन में हमारा जो L कर्व है वो फ्लैटर बनता है। और वो बेसिकली क्या शो करता है कि मेरे I के चेंज होने से जो L में चेंजेस आ रहे हैं वो कई ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हमारी इनिशियल सिचुएशन बन गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा h हायर है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं h डैश ही ले लेती हूँ अपनी लास्ट वीडियो की तरह। वहाँ पे भी हमने लार्जर को डैश लिया था, तो यहाँ पे भी मैं h डैश ले लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जहाँ पर मेरी मनी डिमांड मनी सप्लाई के इक्वल है वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, I1। और ये I1 इंटरेस्ट रेट कब चार्ज किया जा रहा है, जब हमारा y क्या है, y1। इस सेम कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पर इधर शो कर दिया। अब यहाँ पे सेकेंड कॉम्बिनेशन के लिए हम जनरली क्या करते हैं, वही सारी सेम चीज़ है कि इसमें हम क्या करेंगे, अपने y को इंक्रीज कर देंगे। सेम वही जो हम ऑलरेडी कर कर आए हैं इतनी बार। यहाँ पर हम y को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो y है वो y1 से y2 हो जाएगा यहाँ पर।
और अगर हमारा y इंक्रीज होता है तो उस केस में हमारा जो l है वो शिफ्ट कर जाएगा राइट अपवर्ड, और यहाँ पर हमारे l के शिफ्ट होने से हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, वो हमारा I1 से I2 हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी देख कर आए हैं। अब तो यहाँ पर सेम चेंज को कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर L शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ, ये हमारा y2 हो गया h डैश I, यहाँ पर ये इसका न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है, और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, I1 से वो I2 हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है वो क्या है कि मेरे I2 पर लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम क्या है, Y2। मेरे Y2 के इंक्रीज होने से मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज हो गया। बेसिकली कैसे, तो यहाँ पर जब हमारी डिमांड फॉर रियल मनी इंक्रीज हुई तो उस केस में हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड फॉर रियल मनी है वो यहाँ पर हो गई सेम इंटरेस्ट रेट पर। तो यहाँ पे ये जो हमारा इसके बीच का गैप है, हम क्या देख रहे हैं कि वो एक्सेस डिमांड है, और यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है वो कितनी है, इतनी। तो यहाँ पर सप्लाई इतनी है और डिमांड इतनी है, तो यहाँ पे हमारे बीच में एक्सेस डिमांड हो गई। तो उसके लिए अब हमारी इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए इकोनॉमी को क्या करना पड़ता है, अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो लोग क्या करेंगे, लोग अपनी होल्डिंग को कम कर देंगे, अपनी मनी को इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से हमारी सेम एल कर्व पर मूवमेंट हो जाएगी अपवर्ड, और हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक हमारी जो ये मनी की रियल डिमांड है, रियल मनी की डिमांड है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव ना कर ले। ओके, तो यहाँ पर हम इसके कॉम्बिनेशन को लिख देते हैं दूसरी साइड। तो ये हमारा फर्स्ट एलएम कर्व हो गया। ओके, तो ये हमारी एक सिचुएशन हो गई। उसके बाद अगर हम अपनी सेकंड सिचुएशन को ड्रॉ करें कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि व्हाट इफ अगर हमारा स्मॉल h की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हमारा स्मॉल h इस बार क्या है, स्मॉलर है, और यहाँ पे मैं उसे कैसे डिनोट कर रही हूँ, सिर्फ h से। जब हायर था तो हम h डैश की बात कर रहे थे, यहाँ पर मैंने स्मॉल के लिए सिर्फ h को डिनोट करा है। अब ये जो हमारा स्मॉल h है वो हमारे y1 पर ही है ना, तो यहाँ पे हमारा y1 जो है वो एज इट इज सेम है। उसके बाद अगर हम बात करें k की, तो हमारे k में भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो भी सेम है, और यहाँ पे हमारा जो i है वो भी सेम है। तो चेंज किस में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा जो h है वो चेंज हो गया, और यहाँ पर अगर मेरा h स्मॉलर हो गया, पहले से स्मॉलर हो गया, तो वो सिचुएशन बेसिकली क्या शो करती है कि मेरे अब जो आई में चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो मेरा एल चेंज होगा वो कम रिस्पॉन्स करेगा, कम चेंज होगा। तो यहाँ पर हमारे आई के चेंज होने से जो एल में चेंजेस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम होंगे। इस सिचुएशन में हमारा जो एल का कर्व है वो स्टीपर बनता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, मैंने पीछे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करा था। अब यहाँ पर अगर ये हमारा स्टीपर बनता है तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो यही होगा, है ना। कैसे, तो यहाँ पर अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो ये हमारी एल की इक्वेशन होती है। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें ये जो पूरी टर्म है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पर अगर हमारा आई 0 हो जाता है तो सिचुएशन में हमारा जो एक्स इंटरसेक्ट है वो यही रहेगा, है ना। तो हमारा इनिशियल पॉइंट तो यही रहेगा, बस हमारी क्या होगी, स्टीपनेस चेंज हो जाएगी। अब हमारा जो कर्व है वो स्टीपर बन जाएगा। तो ये सेम चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ में शो कर देते हैं। तो ये हमारा इनिशियल था, यहाँ पर हमारी जो h की वैल्यू है वो कम हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा l है वो कम रिस्पॉन्स कर रहा है i के चेंज होने से। तो सिचुएशन में अब जो हमारा ये इनिशियल l का कर्व था ये अब पहले से और स्टीपर हो जाएगा। तो ये स्टीपर कैसे होगा, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ। ये स्टीपर हो गया पहले से और थोड़ा खड़ा हुआ हो गया। यहाँ पर ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैं ले लेती हूँ I1 डैश, और ये I1 डैश किस कॉम्बिनेशन पर है, हमारे Y1 पर ही है। ये हमारा I1 डैश और ये हमारे Y1 पर ही है। तो इस सेम चीज़ को मैं यहाँ पर भी शो कर देती हूँ। मेरी लाइंस थोड़ी स्ट्रेट नहीं है बट कोऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ पर ये मेरा इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ओके,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड कॉम्बिनेशन की, तो उसमें अगेन हम क्या करते हैं कि हम अपने y को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा जो y है वो y1 से y2 हो जाएगा। जब हमारा y इंक्रीज होगा तो हमारा जो l है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगेन। अगर वो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो सिचुएशन में सेम हमारे इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर देगी इकोनॉमी, ताकि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो है दोबारा से अचीव कर पाए। ये हमारा इंटरेस्ट रेट I1 डैश से I2 डैश हो जाएगा। सेम सिचुएशन को हम अपने ग्राफ में दिखा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमारा पहले के सिचुएशन में सेकंड कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पर सेम Y2 पर हमारा जो H है अब वो स्मॉलर है, जिसकी वजह से हमारा जो ये कर्व है, ये हमारी जो सेकंड ब्लू लाइन है वो पहले से कैसी हो जाएगी, स्टीपर हो जाएगी। तो इसको भी हम स्टीपर बना देंगे पहले से कुछ इस तरीके से। यहाँ पर इन दोनों की इक्वेशंस को मैं ऊपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारा सारा ये इक्वेशंस हो जाएगा। यहाँ पर जो अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या है, ये है। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया, I1 डैश से I2 डैश हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन क्या है कि मेरे I2 डैश पर मेरा जो y है वो क्या है, मेरा जो y है वो क्या है, Y2। तो यहाँ पर इस सेम कॉम्बिनेशन को हम अपने दूसरे ग्राफ में शो कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये इसका सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा जो है सेकंड LM बन गया। तो मैं इसे ले लेती हूँ LM2। अब अगर हम अपने दोनों LM को कंपेयर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि जिसमें मेरा H हायर था LM1 वाली सिचुएशन में, जिसमें मेरे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से मेरी जो डिमांड फॉर रियल मनी थी वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रही थी क्योंकि H हायर था। तो उस केस में हमारा जो ये LM है वो कैसा है, फ्लैटर है। और यहाँ पर जिसमें मेरा H स्मॉल है, I के चेंज होने से जो मेरा L में चेंजेस आ रहे हैं वो कम चेंजेस आ रहे हैं, उस सिचुएशन में मेरा जो LM है वो कैसा है, वो स्टीपर है। तो यही चीज़ हमारी बुक में एज अ थ्योरी गिवन है कि हमारा जब H लार्जर होता है तो उस सिचुएशन में हमारा जो LM कर्व है वो फ्लैटर होता है, और जब हमारा ये H स्मॉलर होता है, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो स्टीपर होता है। ओके, तो बुक में थ्योरी वाइज गिवन है, बट अगर हम उसे एक्चुअल में देखना है तो हम उसे यहाँ पर डायग्राम वाइज देख सकते हैं। ऑल्दो ये हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट स्टिल उसको समझने के लिए हम इसको इस तरीके से जो है प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे लास्ट टॉपिक की, हमारे LM की पोजीशन की, तो उसे हम आगे देखते हैं। तो द पोजीशन ऑफ द LM कर्व में हम बात करते हैं कि हमारा जो LM कर्व है वो बेसिकली शिफ्ट कब करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो किसकी वजह से जो है शिफ्ट करता है। अभी तक तो हम उसके स्लोप में चेंज देख रहे थे कि उसकी स्टीपनेस कैसे चेंज होती है। अब हम बात करेंगे कि वो शिफ्ट कब करता है। तो यहाँ पर हम सबसे अपनी बेसिक सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ये अपनी मनी का सप्लाई बना दिया जो कि हमारा RBI डिसाइड करता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना डाउनवर्ड रियल मनी की डिमांड बना देती हूँ। इसको मैं बना देती हूँ येलो से। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो है इनिशियल सिचुएशन हो गई, और ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम यहाँ पर पॉइंट हो गया। मेरा बोर्ड थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया इक्विलिब्रियम लेवल पर, और यहाँ पर इसको हम कॉम्बिनेशन को शो कर देते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन होगी उसको मैं ले लेती हूँ। लेट सपोज हमारा स्मॉल k y1 माइनस में h i। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है y1 का और i1 का, इसको हम वहाँ पर शो कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं इतनी बार। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा LM शिफ्ट कब करेगा, तो वो शिफ्ट कब करता है जब हम बात करते हैं बेसिकली कि हमारे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए और फिर भी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज हो गया। और ये कैसे पॉसिबल है, जब हम बात करते हैं कि हमारा जो RBI है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, उसने अपनी मनी सप्लाई को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा शिफ्ट बेसिकली कब आता है, जब हमारी मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। किसके थ्रू, सेंट्रल बैंक के थ्रू।
तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने क्या करा, मनी सप्लाई को चेंज कर दिया, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर अगर सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी तो जो हमारा ये एम बार है वो चेंज होकर हो जाएगा एम बार डैश, लेट सपोज, है ना, इंक्रीज हो गया वो। तो यहाँ पर हमारा अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हुआ है तो हमारा ये जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम होता तो हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो हमने इसे राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा M1 M डैश बार डिवाइडेड बाय हमारा P बार। ओके, तो यहाँ पर अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारी मनी डिमांड और मनी सप्लाई के बीच में अब जो ये गैप आ गया है, हम क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर हमारी मनी सप्लाई मनी डिमांड के इक्वल थी, है ना। तो हम इसको पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ले रहे थे, अब हमारा ये जो है इसके बीच में गैप आ गया, जो कि क्या शो कर रहा है, एक तरीके से एक्सेस सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हमारी सप्लाई पहले से इंक्रीज हो गई। अब इसको कवर अप करने के लिए हम अपनी सप्लाई को तो चेंज नहीं कर सकते, डिमांड को ही चेंज करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंचने के लिए जो हमें ये अपनी डिमांड कम करनी पड़ेगी, वो कैसे कम हो रही है इकोनॉमी के अंदर, कि हमारी मनी सप्लाई के चेंज होने से हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी फॉल कर जाएगा। इंटरेस्ट रेट इसलिए फॉल कर रहा है ताकि हमारी जो डिमांड फॉर मनी है वो इंक्रीज हो जाए। ऑब्वियसली अगर हमें इसकी इक्वेशन याद हो तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती थी एल की। हमें पता है कि एल और आई के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, आई अगर हमारा फॉल कर रहा है तो एल हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो सेम चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी मनी सप्लाई के बढ़ने से हमें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव करना है जिसमें हमारी न्यू मनी सप्लाई और हमारा पुराना डिमांड फॉर रियल मनी जो है इक्वल हो, है ना। इस पॉइंट को हमें अचीव करना है। इस पॉइंट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अपनी मनी की डिमांड को इंक्रीज करके, और वो कैसे पॉसिबल है, जब हमारी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। तो यहाँ पर मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मनी सप्लाई जब इंक्रीज हुई तो उसकी वजह से हमें अपने इंटरेस्ट रेट को फॉल करना पड़ा I1 से I2 पर, वो भी किस पर, हमारे सेम Y1 पर। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं सेम कॉम्बिनेशन को कि हमारे सेम Y1 में अब जो इंटरेस्ट रेट है वो दूसरा इंटरेस्ट रेट है। अगर इस कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर शो करते हैं तो हम इसे कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे इनिशियल इक्विलिब्रियम पर हमारा LM हो गया, और जब हमारा सप्लाई इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट कम हो गए और हमारे Y में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो उस सिचुएशन में हमारा जो LM है वो शिफ्ट कर गया राइटवर्ड। अब यहाँ पर ये हमारा LM1 हो गया और ये हमारा LM2 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं इसे समराइज करूँ तो हमने बेसिकली क्या देखा कि हमारा जो LM है वो शिफ्ट कब होता है, जब मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं तो अब जो ये इनके बीच का गैप है, क्योंकि हमारी मनी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो इनके बीच का जो ये गैप है वो शो करता है कि हमारी एक्सेस मनी सप्लाई हो गई इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर एक्सेस मनी तो सप्लाई हो गई, बट इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोग अपने पास होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए एक्सेस मनी सप्लाई को हमारी डिमांड की इक्वल करने के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर दिए जाते हैं, ताकि हमारी अगेन दोबारे से जो डिमांड फॉर मनी है, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल हो जाए जो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई हो रही है। अब इस सिचुएशन में हमारा LM पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारे सेम लेवल ऑफ आउटपुट और इनकम पर जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर दिए गए। और बेसिकली क्यों करें, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी को अपने पास होल्ड करें, जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, एक्सेस मनी सप्लाई हुई है, वो एडजस्ट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा जो LM कर्व है वो कब शिफ्ट करता है और उसकी स्टीपनेस कब चेंज होती है। तो ये था हमारा कंप्लीट 10.2। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।